हाँ, सो वी गो फॉर द सॉलिड स्टेट। नोट्स फिर पहले नोट्स इसके मैं भेज दूंगा लेक्चर के बाद। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा, सॉलिड दो तरह का होगा। एक ट्रू सॉलिड जो रियल सॉलिड है, और एक होता है ट्रू सॉलिड कौन सा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एक होता है अमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स, और वो ट्रू सॉलिड नहीं होता। क्रिस्टाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट। उसका अरेंजमेंट फिक्स है कि पहले ए वाला स्फीयर आएगा, फिर बी का आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। जैसे Na प्लस आएगा, Cl माइनस आएगा, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस। मतलब एक डेफिनेट अरेंजमेंट है। जब भी एमॉर्फस सॉलिड जैसे ग्लास ले लो तो कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड कहीं और पड़ा होगा, सिलिका कहीं और पड़ेगा, एक साथ सिलिका है तो सिलिका ही है, एक साथ कैल्शियम ऑक्साइड है फिर मैग्नीशियम है, कोई भी कहीं पे पड़ा हुआ है वो, तो एमॉर्फस सॉलिड हो गया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर डेफिनेट जियोमेट्रिक पैटर्न। एग्जाम्पल NaCl, CsCl, ZnCl, ऐसे डायमंड ETC है ना। सॉलिड स्टेट के लिए थोड़ा मुझे दिखाना भी पड़ेगा, एक और वे है ना जिससे कैमरा भी दिख सकता है। लैपटॉप से यदि मैं लेक्चर लेता हूँ तो वो तुम्हें कैमरा भी दिखेगा, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता था। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर से मैं वो लैपटॉप से लेक्चर लूंगा तो तुम्हें दिखते रहेगा मुझे, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इसका मतलब कि हम लोग आइसोमेरिज भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा फिर। इसमें क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड रैंडमली। रैंडम अरेंजमेंट आ जाता है इसमें, कहीं भी कोई भी है वो मालूम नहीं चलता किस अरेंजमेंट में। अब दूसरे पॉइंट को बोले, इसमें जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो लॉन्ग ऑर्डर होगा, ऑफ लॉन्ग ऑर्डर, मतलब बहुत दूर तक वो एक जैसा देखेगा। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये नहीं कि Na प्लस Na प्लस है फिर Cl माइनस Cl माइनस, या फिर कहीं Na प्लस Cl माइनस कहीं Na प्लस लगातार है। एक जैसा पैटर्न, थ्रू आउट सेम पैटर्न। इसमें भी डेफिनेट अरेंजमेंट आ सकता है बट वो शॉर्ट ऑर्डर का होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैज शॉर्ट ऑर्डर, मतलब कुछ दूर तक हो सकता है कि एक ऑर्डर दिखे, कि एक ऑर्डर दिख रहा है कैल्शियम ऑक्साइड है, फिर मैग्नीशियम हो गया, फिर सिलिका हो गया, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिका, फिर गड़बड़ हो जाएगा, कुछ दूर तक सिलिका ही रह जाएगा। तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है शॉर्ट ऑर्डर। ट्रू सॉलिड, इसको क्या बोलेंगे, सुडो सॉलिड। और सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास आर सुपर कूल्ड लिक्विड, आई थिंक ये टर्म तुम लोगों ने सुना होगा। ग्लास को एज्यूम करते हैं हम लोग कि वो एक लिक्विड है बट हाईली विस्कस लिक्विड है। ग्लास पे अभी भी कुछ मार्क कर दो तो आफ्टर फ्यू इयर्स इट विल फ्लो, वर्ड्स वो तुम्हारे होते हैं, फ्लो हो जाते हैं। हाँ, सॉलिड स्टेट के नोट्स में भेज दूंगा, फोटोग्राफ लेना पड़ेगा मुझे, बट इस लेक्चर के बाद भेज देता हूँ फोटोग्राफ लेके। ओके, क्योंकि टाइम चला जाएगा ना, या 2-3 पेज भेज देता हूँ, वेट करेगा।
ग्लास इज एज्यूम टू बी सुपर कूल्ड लिक्विड, मतलब उसकी फ्लोएबिलिटी बहुत कम होती है, ऐसा हो जाता है। ट्रू सॉलिड्स यहाँ तक लिखा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तब लिखने की जरूरत नहीं है मुझे फिर, बस ये डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया केवल यहाँ पे, और कुछ नहीं है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, इसका कट कैसा होगा, जैसे आयरन को कट करो तो कट एकदम शार्प कट होगा, ऐसे कट हो जाएगा। कट करोगे तो ये इस तरह से आएगा, तो इसमें जो कट आता है शार्प कट है। और इसमें जो कट आएगा, ग्लास को काटने जाओगे तो कैसा होगा, ग्लास रबर, तो उसका कट देखोगे इरेग्युलर आता है, ऐसे ऐसे कंडीशन में। वही फ्लैट फेसेस स्मूथ सरफेसेस जनरेट व्हेन कट विद द शार्प एज टूल। और इसमें क्या होगा, अनइवन सरफेस जनरेट, अनइवन आया ना, इसमें इरेगुलर कट आया ग्लास वगैरह में। ओके, ग्लास की विंडो कट करते हो तो डायमंड से कट करते हो। ग्लास विंडो डायमंड से कट करते थे ना। हाँ, तो वो शार्प आता है। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट आएगा। सोचो कि इस सबका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है कि NaCl, एग्जाम्पल NaCl है, NaCl 800 डिग्री पे ब्रेक हो जाएगा। तो उसका फिक्स है कि क्या Na+Cl-, Na+Cl-, जब तुम हीट करते हो तो क्या होता है, स्लोली एक्सपेंशन होता है। वो एक्सपेंशन होता क्यों है, सब वाइब्रेट करने लगता है अपने एक्सेस के अराउंड, ये SHM करते हैं, वो बड़ा सा SHM होने लगता है। तो इसके कारण साइज बड़ा हो जाता है, हीट करने पर धीरे धीरे ये पूरा बीच से ब्रेक हो जाएगा। तो एक साथ सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे ना, क्योंकि सब तो एक ही नेचर के हैं। बट ग्लास दोगे तो क्या होगा, ग्लास में क्या आ जाएगा, ये चैप्टर NCERT से पढ़ना है, बुकलेट से पढ़ लो अच्छा रहेगा। हाँ, बट NCERT से भी पढ़ लो तो ठीक है, चलेगा। अपने मीन पोजीशन के अबाउट ये वाइब्रेट करता है, Na+ और Cl-। Cl- जो था, सॉलिड ऑलरेडी वाइब्रेट करते रहते हैं, जैसे Na+ है वाइब्रेट कर रहा है अपना आसपास इधर इधर, Cl- वाइब्रेट कर रहा था। जब तुम हीट कर रहे हो तो वाइब्रेशन बढ़ जाता है, वो रेंज बढ़ जाता है, Na+, थोड़े दूर तक जाएगा, फिर थोड़े दूर तक वापस आएगा। तो Na+Cl- का वाइब्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है अपने मीन पोजीशन के अबाउट, तो उसी कारण साइज बड़ा दिखता है फिर वहां पे। बट धीरे धीरे क्या होगा कि वो एक सर्टेन पॉइंट पे ऑल बॉन्ड्स ऑफ Na+ एंड Cl- विल बी ब्रोकन, तो इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट आएगा। बट किसी प्लास्टिक को हिट करो तो एक सर्टेन पॉइंट पे नहीं होगा, स्टार्टिंग से ही तुम्हें मेल्ट होते जाएगा। ग्लास को हिट करो तो मेल्ट करते करते अ, एक समय बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। जब ग्लास को करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे मेल्ट करते हुए ही कब वो लिक्विड बना मालूम ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो लिक्विड था ही, बस उसकी विस्कोसिटी कम होते चलेगी। जैसे जैसे हीट करते जाओगे विस्कोसिटी कम होते जाएगी, कम होते होते कब लिक्विड बना नहीं मालूम चलेगा। तो इसका क्या होगा, ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। कौन सा, एमॉर्फस सॉल्वेंट, एमॉर्फस सॉल्वेंट एज डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट है ना, डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट, मतलब सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि वो तो कभी सॉलिड था ही नहीं। तो ये सब का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता। CS का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। SHM कैसे होता है, और वो कोलाइड नहीं होंगे क्या, ऐसे उसकी क्या जरूरत है, Na+Cl- बस अपने एक्सेस के अबाउट दोनों वाइब्रेट करते रहता है, तभी ट्रांसफर होता है ना। किसी भी चीज का ऐसे हीट दिया तुमने तो कैसे ट्रांसफर होता है मेटल सरफेस में एक जगह से दूसरे जगह,
वही एटम्स कोलाइड होते हैं, जाकर वो दूसरे से टकराएगा उसको एनर्जी दिया, वो तीसरे से स्ट्राइक किया उसको एनर्जी दिया, करते करते पूरे सॉलिड में स्प्रेड हो जाता है। और मेटल रहा तो मेटल में तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कैरी कर देते हैं। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमorphous सॉलिड। उसके बाद क्या होता है, इसका डेफिनेट कैरेक्टर होता है, इसका नो डेफिनेट एज डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक डेल्टा एच फ्यूजन। उसका एक फिक्स डेल्टा एच फ्यूजन है कि 1 मोल को फ्यूज करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, बट उसका फ्यूजन टेम्परेचर ही डिफाइन नहीं है, कब बोले फ्यूजन है, वो लिक्विड ही था, लिक्विड और फ्लुइडिटी बढ़ रही है, तो उसका कोई डेफिनेट डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन नहीं आएगा। और जो पॉइंट आता है, ये सब तो छोटे पॉइंट हो गए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, ये पूछता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक, मालूम है सबको? आइसोट्रोपिक मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शंस, जिस डायरेक्शन से देखो वही फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, तुम्हें लग रहा है ये डेफिनेट स्ट्रक्चर है, बट ये एन आइसोट्रोपिक होता है, इसलिए क्वेश्चन पूछ देता है डेफिनेट स्ट्रक्चर और इनडेफिनेट प्रॉपर्टी, जबकि amorphous सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। मतलब तुम ग्लास को ले लो तो हर जगह एक ही जैसा बिखरा हुआ है तो एक ही आएगा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, तो ग्लास का यदि 3/2 है तो किसी भी डायरेक्शन से दो तो 3/2 होगा, बट वही NaCl का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेने जाओगे तो हर डायरेक्शन में अलग होगा अरेंजमेंट। सोचो डायरेक्शन कैसे अलग हो गया। इधर से अलग दिखेगा, इधर से अलग दिखेगा, इस डायरेक्शन से अलग दिखेगा, अरेंजमेंट हर डायरेक्शन से अलग अलग हो रहा है ना, तो डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, है ना, डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट अरेंजमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनआइसोट्रॉपिक। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे तो हर जगह से अलग आएगा वो। क्लियर हो गया, जबकि ये क्या हो गया, आर से ये उल्टा हो जाता है, जो जिसका अरेंजमेंट तुम्हारा डेफिनेट नहीं है, वही आइसोट्रॉपिक हो रहा है। तो आइसोट्रॉपिक मतलब लिखा हुआ सब्सटेंस हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, हाँ, नेक्स्ट में करें हम लोग, नेक्स्ट पेज पे जाओ, रिटर्न क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें हम लोग, तो जैसे मान लो कि किसी से पूछा है कि ब्रिक का बना हुआ कोई स्ट्रक्चर है, कोई हाउस बना हुआ पूरे ब्रिक के बना हुआ, तो उसका रिपीटिंग यूनिट क्या है, ब्रिक है। तो इसमें भी यदि NaCl एक डेफिनेट अरेंजमेंट है तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, एक रिपीटिंग यूनिट होगा। जैसे कि मान लो कुछ क्वाइंस मैं तुम्हें देता हूं ऐसे, सब क्वाइंस को ऐसे अरेंज किया गया, ठीक है। अब तुमसे मैंने पूछा कितना % एरिया पैक्ड है, ये सब NDA वगैरह के एग्जाम में आता है, इस तरह से इंडेफिनिट है, इंफिनिटी तक है, कितना एरिया पैक्ड है। ग्लास तो सैंड को हीट करके बनाता है कि ना। हाँ, ग्लास हम लोग ने पढ़ा था, उसके लिए कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करो, CaCO3 MgCO3 ऐड करो, उससे CO मिल जाएगा, MgO मिल जाएगा, सैंड से Si2 आ जाएगा। अब फिर कुछ कलेट बना के हीट किया था खुद, ग्लास पे डालो, 5/4, ओके, 75% एरिया पैक्ड है, पैक्ड एरिया, परसेंट कितना होगा उसको हम लोग बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन।
तो इन्फिनिटी तक है, तो तुम्हें क्या लेना है, एक रिपीटिंग पैटर्न लो जो रिपीट हो रहा है, उसका जो पैकिंग होगा वही होगा दूसरे का भी। तो एक मान लो कि ये हम लोग ले लें, यहाँ से इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाओ, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, तो ये हम लोग का हो गया एक यूनिट सेल। इसको रिपीट कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा वो एरिया इन्फिनिटी तक। यही एरिया हो ना, देखो तो ये रिपीट करते जाओ, एक जैसा अरेंजमेंट मिल रहा है ना। तो ये सब क्या हम लोग का एक यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल वो जिसको रिपीट करने से वो पैटर्न पूरा मिल जाता है। तो यूनिट सेल का डेफिनेशन दिया, और पैकिंग बताओ, परसेंटेज ऑफ पैकिंग। 100, 100% पैक नहीं है, बीच में वॉइड है ना। ये स्मॉलेस्ट लेना था, नहीं तो तुम और बड़ा भी ले सकते थे। सेवेंटी नाइन, ओके। सबका आंसर देख लो, ये आता है क्वेश्चन। 25% ही पैक्ड है। सब एनडीए में जाना है कि नहीं, नहीं जाना है, आप क्या जाओगे? एनडीए किसी ने क्वालिफाई किया था क्या? अपने पास कोई है एनडीए क्वालिफाइड, या एनडीए मालूम ही नहीं है कई लोगों को, ये भी होगा। नहीं मालूम तो होगा, जीके स्ट्रांग रहता है तुम लोग का। हाँ, अपना तो मिलिट्री मैन ही है। एनडीए, एनडीए के लिए क्वालिफिकेशन करोगे तो ऐसे ही ऐसे पजल वाले क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तुम्हें सोच के बनाना पड़ेगा ऐसे। तो आंसर दे रहे हो तुम लोग 78.5, 78.5, 61, 25, 80, 79, 5/4। ओके। नेवी चिल्ड्रन स्कूल में मैं लेक्चर लेता था, वहां पे 100% बच्चे एनडीए के एग्जाम देते थे। वो चूंकि उधर से ही थे तो उन्हें सबसे ज्यादा यही अच्छा लगता था, एनडीए की लाइफ। उनके पेरेंट्स भी थे ना। तो ये लिया आर, ये आर, तो टोटल पैक्ड, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, पैक्ड एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 4, एक का है, इंटू ऐसा 4 पार्ट है, एक है पाई आर स्क्वायर बाई 4, इंटू 4 बाई टोटल कितना हो गया, 2r का होल स्क्वायर, ये हो गया पाई/4। तो ये 70 कितना आ गया, 0.78 ना। फ्रैक्शन पूछा था 0.785, परसेंट पूछा तो 78.5%। ओके, 78.5, 78.5। हाँ, तो इस तरह से कोई भी 2D अरेंजमेंट दे देगा, तुम्हें पूछेगा पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, तो इसका क्या हो गया, इसको यूनिट सेल बनाएंगे, एक यूनिट सेल बना दो, उसका पैकिंग फ्रैक्शन ले लो, तो पूरे सेल का भी तो वही पैकिंग फ्रैक्शन आएगा ना, हर जगह तो वही अरेंजमेंट है ना, देखोगे तो ये भी क्या हो गया, उसी तरह से हो गया। इसके बाजू में भी है वही, उसके बाजू में भी यही, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल वो होता है जिसको तुम रिपीट करो तो पूरा का पूरा लैटिस बन जाए, पूरा का पूरा डेफिनेट अरेंजमेंट आ जाए। जैसे एक ब्रिक ले लो, तो उस ब्रिक को रिपीट करते जाओ तो पूरा बिल्डिंग बन जाएगा। तो बिल्डिंग का जो सबसे छोटा पार्ट है एक ब्रिक है, तो ब्रिक तुम्हारा यूनिट सेल है। हाँ, तो इसमें क्या हो गया, उसके बाद देखो ये दिया हुआ है कि क्यूब का डेफिनेशन वो तो मालूम है तुम्हें, ए होगा, एक लेंथ होगा, हाइट होगा, क्यूबॉइड इस तरह से ले लो, एक्स वाई जेड, सारे एक्सेस हो गए हैं ना। उसमें एंगल दिया रहेगा, अल्फा बीटा गामा,
फिर और क्या डेफिनेशन आएगा, ए बी सी, सबके बीच में ए बी सी और अल्फा बीटा एंगल आएगा, इंटरफेसियल एंगल, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ऐसे। ओके, नेक्स्ट, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। इसमें क्या होता है, एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। एक 3 डायमेंशन जो डायरेक्ट अरेंजमेंट आ रहा है, रेगुलर 3 डायमेंशनल, मतलब 3D की बात कर रहे हैं, सॉलिड बनेगा तो 3D बनेगा ही, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस, arrangement of particles in space is called what? Space lattice. और collection of unit cells in different direction, ये ना, collection of unit cells in different directions. तो इसमें टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम आता है, ये याद करना है तुम्हें। पहला कौन सा हो गया, क्यूबिक, टाटा मोटर्स बिहार में ही है ये, तो मैंने ऐसे एक अपना टर्म बनाया था लर्न करने के लिए, कम टू HR मैनेजर टाटा मोटर्स या टेल्को। क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थो रोम्बिक, पहले 3 जो हो गए जिसमें एंगल 90 डिग्री वाले हैं। उसके बाद हेक्सागन तो मालूम होगा, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल R, इसके बाद वाले में 90 डिग्री एंगल नहीं मिलेगा। रोम्बोहेड्रल, और ये मोनोक्लिनिक, ये हो गया ट्राइक्लिनिक। तो पहले में जैसे क्यूबिक होगा तो A इक्वल टू B इक्वल टू C, और एंगल भी सब 90 डिग्री यही होता है ना। और टेट्रागोनल क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड में क्या होता है, A इक्वल टू B बट हाइट थोड़ा बड़ा होगा। जैसे डस्टर ले लो जो हम लोग साफ करते हैं, तो नीचे का एरिया क्या हो गया, A और B सेम है और हाइट थोड़ा सा ज्यादा है, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और एंगल कितना है 90 डिग्री, यही है ना। और ऑर्थोरोम्बिक कैसा होगा, ब्रिक स्ट्रक्चर, ब्रिक कैसा होता है, ब्रिक में कोई भी साइड इक्वल नहीं, A इक्वल टू B इक्वल टू C कोई भी नहीं है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, लेंथ विड्थ के इक्वल नहीं है, हाइट भी उसका अलग है। तो वो ब्रिक का स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे बिल्डिंग बनाते ब्रिक, तो वो ऑर्थोरोम्बिक पे आ गया। और हेक्सागनल कैसा होगा, हेक्सागन तो मालूम है तुम्हें अच्छे से, हेक्सागन को रिपीट करते जाओ आप, एक के ऊपर एक रखते चले जाओ, तो कैसा होगा, A इक्वल टू B तो रहेगा हेक्सागन में, और उनके बीच का एंगल कितना आएगा फिर 120 डिग्री आएगा आपस में। और बहुत सारे हेक्सागन को आपस में रखते जाओ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो हाइट तो जितना मन उतना आ जाएगा, तो C तो कुछ भी हाइट होगा ना, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C ऐसे होगा ना। और रेस्ट दो एंगल क्या होगा, ये A और B के बीच का एंगल कितना है 120, बट C के साथ एंगल क्या होगा, हाइट के साथ 90 डिग्री होगा दोनों का ना। हाँ 120 और 90 एंड 90। तब
मोनोक्लिनिक पे जाओगे तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी था, बट एंगल इक्वल नहीं होंगे। और मोनोक्लिनिक में भी रोम्बोहेड्रल में, मोनोक्लिनिक ऐसा और ट्राई क्लिनिक बिल्कुल इसका अपोजिट है कि ना कुछ भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल वाला, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, ना ए इक्वल टू बी इक्वल टू ना सी, ना अल्फा इक्वल टू बीटा, ना इक्वल टू गामा, ना 90 डिग्री ऐसे है। तो एक बार इसको इससे देखो, एनसीईआरटी से, या जो बुकलेट है ना आपके पास, बुकलेट देखो तो, बुकलेट सबके पास होगा, देखें। अरे मुझे किसने भेजा था बुकलेट? हम्म, हाँ अय्यप्पन, ओके हाँ अय्यप्पन ने भेजा था मुझे। तो यूनिट 8 पे काइनेटिक सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट पहला ही है, ठीक है। देखो, इंट्रोडक्शन पढ़ लेना। सॉलिड स्टेट में डिफरेंस दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट का एक कर्व है उसमें, अच्छे से बताया हुआ सब चीज। मेल्टिंग पॉइंट का कर्व क्या होता है, इसमें एक डेफिनेट पॉइंट होता है जहां पे मेल्ट हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो ये सब दिया हुआ है, वही फिर कटिंग, आइसोट्रॉपिक या अनाइसोट्रॉपिक जो मैंने समझाया, वो सब पॉइंट्स हो जाए। उसके बाद इसमें वो भी आता है, कोवैलेंट सॉलिड कौन सा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है, कोवैलेंट सॉलिड कौन सा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है। मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब ये सब केमिकल बॉन्डिंग हो गया जिसमें मॉलिक्यूल बाउंडेड होते हैं, जैसे CO2 SO2, CO2 सॉलिड ले लो तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। डायमंड ले लो तो क्या हो गया, नेटवर्क सॉलिड हो गया। ये सब मतलब एक नेटवर्क में जुड़े रहते हैं, डायमंड कार्बन 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 सब आपस में जुड़े हुए हैं। सिलिकॉन कार्बाइड ले लो, वो एक साथ जुड़े हुए हैं, नेटवर्क सॉलिड हो गया। ग्रेफाइट ले लो, वो भी क्या होगा, नेटवर्क सॉलिड होगा, एक नेटवर्क में जाता है वो, एक से दूसरा अटैच होता चला जाता है। ये सब नेटवर्क सॉलिड, जैसे SiO2 नेटवर्क सॉलिड है, SiO फिर Si फिर O फिर Si फिर O, सिंगल बॉन्ड 3D में होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछता है ये कार्बन फैमिली में, वो बताया था कार्बन में कि sp3 होता है, हर जगह पूछते रहते वो। मॉलिकुलर सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इस तरह से होगा ना। ओके, आयोनिक सॉलिड होगा, आयोनिक सॉलिड जैसे NaCl KCl वगैरह। तो सब कोवेलेंट बॉन्ड वाला भी इसका भी पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट देखो, इसमें पेज नंबर 3 पे गिवन है क्रिस्टलाइन स्टेट, वो बताया था। स्पेस लैटिस, लैटिस पॉइंट,
इंटरफेसियल एंगल, यूनिट सेल, तो यूनिट सेल हम लोग कर रहे थे। इसमें हाँ नीचे ये डिटेल से फिर से दे दी है जो कोवैलेंट बॉन्ड में बताया था मैंने, कोवैलेंट नहीं सॉरी बॉन्डिंग में बताया था। आयनिक क्रिस्टल, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, मेटालिक बॉन्ड। देन उसके बाद दिया हुआ एक और पॉइंट आइसोमॉर्फिज्म, वो देख लो। नोट्स बनाना इस बार, ये जो मैंने नोट्स दिया प्लस ये बुकलेट से, बुकलेट के नोट्स बहुत अच्छे हैं, है ना, तो बुकलेट के नोट्स से भी ये सब पॉइंट्स कुछ कॉपी कर देना। आइसोमॉर्फिज्म मैंने बताया था तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग में। इसमें क्या हो जाता है, एक जैसा फॉर्मूला होगा, राइट, और उनका स्ट्रक्चर भी सेम जैसा आता है, एक जैसा स्ट्रक्चर आता है। आइसोमॉर्फस, आयनिक कंपाउंड्स आर आइसोमॉर्फस एंड कोवैलेंट में आइसोमर्स हो सकते हैं। यहाँ पे एक बार रिपीट हुआ वो देख लेना। फिर उसने लैटिस की बात की, वन डायमेंशन लैटिस, टू डायमेंशन लैटिस। वन डायमेंशन मतलब क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, क्या पॉइंट्स को अरेंज करते चले जाओ। 2D क्या होगा, जैसे क्वाइंस मैंने बताया 2 डायमेंशन में होगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 डायमेंशन लैटिस में क्या होगा, पूरे सॉलिड को 3 डायमेंशन में किया गया। तो यहीं पे है जो मैंने बताया था 7 लैटिस। कम टू HR मैनेजर टाटा मोटर्स या टेल्को। तो क्यूबिक देखो क्या दिया हुआ है, A=B=C, अल्फा=बीटा=गामा 90 डिग्री। टेट्रागोनल क्या हो गया बताया था, क्यूबॉइड ले लो, A=B=NC। क्यूबॉइड ऐसे ही होगा ना, डस्टर वाला अरेंजमेंट। अल्फा=बीटा और गामा क्या होगा 90 डिग्री। उसके बाद रोम कम टू सी, फोर्थ वाला देखो, क्यूबिक टेट्रागोनल देन ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक क्या हो जाएगा, इसमें ABC तीनों में से कोई इक्वल नहीं, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, मतलब ब्रिक का स्ट्रक्चर हो गया। कम टू HR मैनेजर, फिर मैंने बोला हेक्सागन याद कर लो। हेक्सागन कैसा होगा, A=, हाँ वो बताया अभी ना कि क्या होगा, A=B। हेक्सागन को देखोगे तो, और एंगल कितना होगा 90 डिग्री। बट उसके ऊपर बहुत सारे हेक्सागन रखते जाओगे एक के ऊपर एक, तो एक बड़ा सा लैटिस बन जाएगा, तो ≠C। और एंगल भी देख लो इस तरह से आएगा। सब में एक ब्रेवाइस लैटिस दिया हुआ है कि कितना फिजिबल है, तो टोटल ऑब्जेक्टिव कई बार आ जाता है कि कितने फिजिबल ब्रेवाइस स्ट्रक्चर होंगे, तो 14 ही फिजिबल है सबके अंदर। क्यूबिक के अंदर 3 होगा, यही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी सब नहीं पढ़ेंगे। क्यूबिक में कौन कौन सा, प्रिमिटिव मतलब सारे क्यूब के सेंटर पे पॉइंट्स हो, दूसरा फेस सेंटर, थर्ड बॉडी सेंटर। उसके बाद क्या हो गया, टेट्रागोनल में जाओगे तो 2 ही अरेंजमेंट मिल पाएगा, एक प्रिमिटिव मतलब जिसके सारे कॉर्नर पे एक एक एटम प्लेस कर पाए, कैसे वो सब देखते हैं, और बॉडी पे एक प्लेस कर पाएंगे और कहीं नहीं। और ऑर्थोरोम्बिक में सबसे ज्यादा होता है, तो पूछता है कि सबसे ज्यादा किस में मिलता है ब्रेवाइस लैटिस, तो ऑर्थोरोम्बिक में कितना मिला, 4 मिला। कौन कौन सा, सबके कॉर्नर पे भी रहेगा, सबके फेस पे भी रह सकता है, बॉडी में भी, बॉडी के सेंटर में मतलब क्यूब के सेंटर में भी रह सकता है, और एंड के सेंटर पे भी रह सकता है, तो मैक्सिमम 4 इसी में है। उसके बाद ट्राई क्लिनिक बिल्कुल जैसा तैसा उसमें एक ही हो सकता है, मोनोक्लिनिक में भी एक ही अरेंजमेंट हो सकता है। तो मेन सबका तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, कहां तक किया, H। कम टू HR मैनेजर, RMT। आर क्या हो गया, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल देखो, A=B=C है, बट अल्फा बीटा गामा इक्वल है बट 90 डिग्री नहीं है। कैसे होगा रोम्बोहेड्रल, ABC इक्वल ले लो, और अल्फा बीटा 90 को डिफॉर्म करना है, तो मतलब एक क्यूब को लेके थोड़ा प्रेस करो ऊपर से, ऊपर से प्रेस करोगे तो क्या होगा, अल्फा और बीटा के बीच का एंगल चेंज हो गया, मान लो 60 डिग्री पे आ गया, फिर उसको दूसरे डायरेक्शन से भी प्रेस करो कि वो भी 60 डायरेक्शन पे आ जाए, 60 डिग्री पे आ जाए, तो अल्फा बीटा गामा है इक्वल बट नॉट इक्वल टू 90, कुछ और है, तो उसको क्या बोलेंगे, रोम्बोहेड्रल। उसके बाद क्या आ जाएगा, मोनोक्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। तो ट्राई क्लिनिक तो और सबसे इजी है, कोई क्यूबिक का बिल्कुल अपोजिट ना, A=B=C कुछ भी नहीं, और अल्फा बीटा गामा भी कुछ भी इक्वल नहीं। और मोनोक्लिनिक में
एक सिमेट्री जाएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी, ये तो था ही मोनोक्लिनिक में। और एंगल कितना होगा, अल्फा गामा 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये ना दो एंगल 90 पे लो और एक फेस को डिफॉर्म करो, इसमें दोनों फेस को डिफॉर्म किया था, इसमें एक फेस को प्रेस करो, तो इसके स्ट्रक्चर तुम्हें बने हुए मिल जाएंगे वहां पे, जिससे इजी समझ में आ जाए एनसीईआरटी में। ये ऑल 14 स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ। जैसे इलिस्ट्रेशन 6 क्या दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेवाइस लैटिस आर पॉसिबल फॉर, हाँ तो ये बताया ऑर्थोरोम्बिक में होता है। क्रिस्टल सिस्टम टोटल कितने आ गए, 7 ना, यही टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम है, और उसके अंदर टोटल 7 का ऑन द एवरेज 14 आ गए, मतलब टोटल है ना। जैसे ट्राई क्लिनिक एक ही स्ट्रक्चर होगा, बट क्यूबिक में 3 होंगे, इसी 3 को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, प्रिमिटिव, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर। ओके, वन ब्रेवाइस लैटिस किस में आता है, तो वन ब्रेवाइस किस में है तुम्हारा, हेक्सागोनल में, ट्राई क्लिनिक में, यही है ना, और रोम्बोहेड्रल में। तो ये लर्न करना पड़ेगा, सब पूरा लर्निंग वाला पार्ट हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, बिगनेस बॉक्स 1, ये थोड़ा उस साइड से अटैच्ड होगा, बताओ क्या क्या होगा। बिगनेस बॉक्स 1 एक बार ट्राई करो, मतलब केमिकल बॉन्डिंग वाले भी पार्ट होंगे। नहीं, अपने बुक में कलरफुल बहुत अच्छे दिए। हो गया। सिर्फ 14 कैसा है, उसके बाद अरेंजमेंट नहीं आ पाता, वो फिर अरेंजमेंट मिल ही नहीं पाता। जब ट्राई क्लिनिक इतना अनसिमेट्रिक है ना कि वो एक ही अरेंजमेंट में जाएगा। बट सिंपल क्यूबिक 3 में कैसे गया उसको अभी डिटेल में देखेंगे, तो सिंपल क्यूबिक में 3 कैसे हुआ उससे बाकी सब मालूम चल जाएगा तुम्हें। ओके, फर्स्ट का आंसर, द थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब ऐसे ही बता दो, बताओ। गैस एंड लिक्विड्स हैव विस्कोसिटी एज अ कॉमन प्रॉपर्टी। हाँ, उसी को फ्लूइड बोलते हैं ना, जो फ्लो करे, गैस और लिक्विड दोनों होता है। तो दोनों में फ्रिक्शन होता है, एयर में भी फ्रिक्शन होता है, तभी वो टर्मिनल वेलोसिटी लेता है ना वो सब। द मॉलिक्यूल्स इन ऑल थ्री स्टेट पॉजेज ए रैंडम ट्रांसलेशनल मोशन। सॉलिड में नहीं आएगा ना, ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। रैंडम ट्रांसलेशनल मोशन किधर आएगा, लिक्विड में आएगा और गैस में आएगा। गैसेस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। गैस होता है ना, CO2 ले लो, वो सब्लिमेशन पे होता है, CO2 डायरेक्ट सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड आता है, वो जो ट्रिपल पॉइंट की बात किया था हम लोगों ने, उससे ऊपर है कि उससे नीचे है। उससे नीचे वाला प्रेशर है, लोअर प्रेशर है, तो इवन वाटर भी सीधे वेपर से सॉलिड बनता, सॉलिड से वेपर बनता, लिक्विड मिलता ही नहीं है, तो हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, पानी ही नहीं पीते तो रहते कैसे। मतलब सोचो कि प्रेशर 4.4 mmHg से कम रहता है अर्थ का, तो तुम्हें पानी पीने को ही नहीं मिलता, या तो आइस खाते हैं या फिर वेपर लेते। हाइपोथेटिकल कंडीशन, जस्ट जो। डी पॉइंट, सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव वेपर pressure as a common property.
तो सॉलिड एंड लिक्विड का भी क्या होगा, वेपर प्रेशर तो सॉलिड का भी होता है, बट लिक्विड का मोर कम मान के चलते हैं, सॉलिड का इतना कम होता है कि नेग्लेक्ट मार के चलते हैं वो, इसलिए वो नेग्लिजिबल जा रहा है। मतलब ये रॉन्ग नहीं हो सकता कि सॉलिड का वेपर प्रेशर नहीं होता। याद करो, सब कर्व किया ना लिक्विड सॉल्यूशन में। वन करेक्ट आंसर है सॉलिड पे, तो ए पे जाओगे, क्योंकि इसके लिए नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर मानते हैं हम लोग। सेकंड का बताओ। अब pure crystalline substance on being gradually heated first forms turbid looking liquid and then turbidity completely disappears. The behavior of the characteristics is this behavior of characteristics of substance forming क्रिस्टल्स जब भी होगा आइसोमेरिक नहीं होता, या तो आइसोमॉर्फस होगा। आइसोमेरिक किसके लिए, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता, मॉलिक्यूल्स हो तो। आइसोमेरिक क्रिस्टल नहीं होता, आइसोमॉर्फिक हो सकता है। लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल का क्या मतलब है, सुपर कूल्ड लिक्विड की बात कर रहा है ना। तो उसको हीट करने पे फर्स्ट टर्बिड लुकिंग लिक्विड आएगा, देन टर्बिडिटी कंप्लीटली डिसअपियर्स। और एक एलोट्रॉपी, तो एलोट्रॉपिक में तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, डायमंड ग्रेफाइट टाइप हो जाए, या तो लिक्विड क्रिस्टल या आइसोमॉर्फस क्रिस्टल। नहीं तो लिक्विड क्रिस्टल भी सबका एक जैसा नहीं होगा ना, सब अलग अलग जाएंगे, तो वो आइसोमॉर्फस क्रिस्टल का ही होगा फिर। उसका मेन प्रॉपर्टी है वही आइसोमॉर्फस का। एक बार पढ़ लेना आइसोमॉर्फस जो दिया हुआ। सॉलिड CO2 इज एग्जांपल ऑफ। CO2 में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है ना, एक मॉलिक्यूल CO2 दूसरा CO2 के बीच में वैन वाल फोर्स, SiO2 रहता तो नेटवर्क सॉलिड आता वो, जिसको कोवैलेंट क्रिस्टल बोलते हैं, थ्रू आउट कोवैलेंट बॉन्ड, SiO2। फोर्थ बताओ। टेट्रागोनल, ऐसे ही कोई पूछ दिया ऑब्जेक्टिव तो बताना पड़ेगा। ओके, तो फोर्थ वाला क्लियर हो गया। कम टू CTO था ना, जो क्यूब क्यूबॉइड एंड ब्रेक स्ट्रक्चर यही था ना। तो क्यूबॉइड का तो मालूम है कि ABC कुछ भी इक्वल नहीं है, एंगल 90 डिग्री। फिफ्थ, एमॉर्फस सब्सटेंस में क्या होता है, शॉर्ट ऑर्डर के, एमॉर्फस में शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट आता है ना, थोड़े दूर तक अरेंज होगा। नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसमें मेल्टिंग पॉइंट कोई शार्प नहीं होगा, जबकि उसका क्या था, ये बिल्कुल लॉन्ग ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर दोनों नहीं होता। क्रिस्टाइन में मिलता है सब लॉन्ग ऑर्डर, दूर तक NaCl बीच में कहीं डिफेक्ट आया तो आया Na+Na+, दो चार थोड़ा दूर तक रहा, फिर से Na+Cl- Na+Cl- ऐसा हो जाता है। सिक्स, तो अटेम्प्ट करो सर।
हो गया पूरा? तो क्वेश्चन मालूम चल रहे होंगे कितने सिंपल वाले हैं ना। ओके, इसमें किसी में डाउट है ये बताओ। हाँ, अच्छा तुम लोग इतने डाउट भी भेजे थे। इजी था, थियरी पार्ट था, सिक्स का डी, थर्ड का सी, थर्ड का बता दिया, थर्ड का सी तुम बोल रहे हो। सॉलिड एसआईओ, अरे कैसे मिस कर रहे हो, सॉलिड CO2 इज एग्जांपल ऑफ, थोड़े चीजें तुम लोग मिस कर रहे हो ऐसे। देखो, CO2 मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, कैसे होता है, एक CO2, दूसरा CO2, थर्ड CO2, इसके बीच में जो फोर्स आता है, ये CO2, हाँ इसमें अंडरवाल फोर्स होता है। और SiO, और SiO2 में क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता कि वैंडरवाल हो, ये नहीं होता, इसमें वैंडरवाल था, वैंडरवाल फोर्स। और SiO2 में क्या होगा कि ये इस तरह का अरेंजमेंट नहीं हो पाता क्योंकि इनएबिलिटी टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, तो ये अपने को ओपन कर लेता है ऐसे, और ये बॉन्ड बनाते चला जाता है, SiO इस तरह से, और एक ऊपर से भी OSi इस तरह से, OSi। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह ये लोग पूछते रहते हैं ऐसे। देख लो, तो यही क्या हो गया, नेटवर्क सॉलिड हो गया ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है। इसको नोट कर लो, बेटर ये नहीं याद आ रहा तो नोट कर लो, ये पी ब्लॉक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे नेटवर्क सॉलिड डायमंड भी हो गया, तो डायमंड कैसा होता है ये कई लोगों को मालूम होगा क्या, ये हम लोग ने किया था उस समय केमिकल बॉन्डिंग में, ये सब ऐसे जाता है ना। SiO4 तो बताया था ना, सब याद करो, सिलिकेट, पायरोसिलिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सब, है ना, तो ये डायमंड होगा। और सिलिकॉन कार्बाइड भी ले लोगे तो क्या होगा, इसका भी स्ट्रक्चर सेम होगा, हाँ माउंटेन टाइप। हाँ तो ये इस तरह से जाता है, देख लो, इसे नोट करो तो तुरंत SiO2 वाला। आई थिंक नोटेड। हाँ तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखो,
ये सबको हो गया ना? सेकंड का आंसर बी दिया हुआ है। अच्छा, उसमें डाउट आ रहा है सेकंड का आंसर बी कैसे हुआ? ठीक है, सेकंड देखो। कहाँ पे गया? KgCl मेटालिक सॉलिड कैसे होगा? मेटालिक सॉलिड मतलब ये सब केमिकल बॉन्डिंग है जिसमें केवल मेटालिक बॉन्ड हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीडियम, आयरन। कैसा होता है? सोडियम Na+इलेक्ट्रॉन, Na+इलेक्ट्रॉन, इस तरह से होगा ना। थोड़ा सा ये स्टार्टिंग पार्ट आयनिक बॉन्ड का है, सब आयनिक। देखो आयनिक क्रिस्टल जो हो गया, Na+Cl-, Na+Cl-, ये सब आयनिक क्रिस्टल है, आयंस होते हैं। और जो तुम बोलो मेटालिक जो होता है, इसे केवल सोडियम ले लो। हाँ, ओनली मेटल, Na+इलेक्ट्रॉन, Na+इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता है ना। इलेक्ट्रॉन Na+इलेक्ट्रॉन Na+, इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मूविंग होते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड ना। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं। यही सब कंडक्टिंग इन नेचर होता है। कंडक्टिंग कौन सा? थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए इन्होंने। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके। और जैसे Mg2+ लोगे तो उसमें क्या होता है? Mg2+2 इलेक्ट्रॉन, Mg2+2 इलेक्ट्रॉन। ये सब मैंने इस ब्लॉक में बताया था तुम लोगों, वहां भी बता दिया था वैसे, केमिकल बॉन्डिंग में। तो इसमें क्या होता है? इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो ग्रुप 1 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रुप 2 के होते हैं मेटल्स। उसके बाद डी ब्लॉक आएगा, तो डी ब्लॉक वाले और स्ट्रांग हो गए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वो और भी स्ट्रांग चले जाते हैं। क्यों? उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, मतलब मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कैसे जाएगा? मेटालिक बॉन्ड, अल्कली मेटल, अल्कली से ज्यादा अल्कलाइन, तब ग्रुप 3, देन उससे ग्रुप 4, तो मेल्टिंग पॉइंट ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ग्रुप 5 क्रोमियम, मैंगनीज, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो ये मेटालिक हुआ। और नेटवर्क सॉलिड अभी बताया, जैसे कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, SiO2 हो गया, मतलब डायमंड। डायमंड का अरेंजमेंट अभी मालूम चल गया, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2। और कौन सा लोगे? हाँ, सिलिकॉन कार्बाइड। ये सब क्या हो गया? नेटवर्क सॉलिड, एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। नेटवर्क सॉलिड मतलब कैसा नेटवर्क? कोवैलेंट बॉन्ड का नेटवर्क। तो ये कोवैलेंट सॉलिड है। कोवैलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड यूजुअली कंफ्यूजिंग हो जाता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूएंट होते हैं, इसमें थ्रू आउट कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कहीं पे भी कोवैलेंट बॉन्ड मिस नहीं होगा, थ्रू आउट कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगी। मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें हम लोग, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है। इसमें मॉलिक्यूल्स आर कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट कौन सा आ गया? मॉलिक्यूल्स। और बीच में वैन डेर वाल फोर्स या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही दो आता है ना। आई थिंक अभी डाउट नहीं आएगा, अभी क्लियर हो जाएगा क्या? ये देखो तो, सबके जो डाउट आ रहे थे अभी क्लियर हुए। ये सब केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट।
कौन सा आयनिक बॉन्ड है, मेटालिक है, जो भी है। हाँ, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखो। अब एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम, वो जो हम लोग करने वाले थे, चार वाला एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम। पहला क्या हो गया? सिंपल, और इसी को प्रिमिटिव बोल रहे हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। वो कैसा था? मतलब सिंपल, ये सारे कॉर्नर पे एक एक एटम रखते चले जाओ। लैटिस में हर स्फीयर को एक पॉइंट के रूप में हम लोग दिखाएंगे, तो एक एक पॉइंट, ये सब पॉइंट पे एक एक स्फीयर है। वो आपस में कर दोगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। क्यूबिक में टोटल तीन था। दूसरा कौन सा हो गया? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम था ही, एक बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम है। ये क्या हो गया? सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम था, और एक सेंटर पे भी था। तो इसको बहुत डिटेल में करना है ये सबको हम लोग को, कि उससे क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डायगोनल क्या रिलेशन आएगा, कहाँ पे कौन सा पॉइंट लाइक करेगा, नहीं होगा, ये सब को बहुत डिटेल करना अभी। बस अभी तक डेफिनेशन आ गया। फेस सेंटर्ड में क्या आ गया? क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड में लोगे तो यूनिट सेल कहाँ पे जाएगा? सारे कॉर्नर पे तो जाएगा ही जाएगा, और सारे फेसेस पे भी जाएगा। मतलब ये सारे कॉर्नर है, जैसे जिस रूम में तुम बैठे हो उस रूम को इमेजिन करो, और इमेजिन करो कि 8 कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर्स टोटल कितने होते हैं? 8। और सबका फेसेस कितना है? तुम्हारे रूम का फेसेस चार, तुम्हारे आसपास दीवार होगी, एक रूफ का स्पेस और एक फ्लोर का, टोटल 6 फेसेज आ रहे हैं ना। और हर फेस के सेंटर पे एक एक स्पेयर को देते जाओ। यहाँ पे ये चारों का, इस फेस के सेंटर पे एक स्पेयर, फिर यहाँ पे सेंटर के फेस पे एक स्पेयर, यहाँ पे एक स्पेयर दे दो, एक चीज इस साइड आ जाएगी, इधर एक स्पेयर दे दो, और एक बैक साइड वाले पे दे दो स्पेयर। क्लियर हुआ ना? तो हर फेस के सेंटर पे एक स्फीयर। इमेजिन कर सकते हो, जो तुम जहां बैठे हो तुम्हारे सामने एक वॉल है, तो वॉल के चारों कॉर्नर पे एक एक स्फीयर, और तुम्हारे आंख के सामने जो फेस का सेंटर बना उस पे एक स्फीयर। जिसको हम लोग बोल रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाले में डाउट है? हाँ, ओके देखो। कौन सा था? नंबर 2 बोला। कौन आ गया? सेकंड देख लो।
टर्बिडिटी वाला क्वेश्चन है, ये भी एक्सप्लेन कर रहा था। शायद मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। यहाँ से हम लोग इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, मुझे भी जाना पड़ेगा। ओके चलो एंड करते हैं अभी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।